इस बार के इलेक्शन में डू नॉट वोट। वोट मत करना अगर आपको भी लगता है कि आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए वोट कर रहे हैं। डू नॉट वोट अगर आप सिर्फ देश के नाम पे ही वोट करने वाले। मतदान मत करना अगर आपको ये भी नहीं पता कि वोट देते समय सोचना क्या होता है, कौन सी बात पे वोट देना चाहिए। बिल्कुल भी वोट करने मत जाना अगर आप अपनी जाति या धर्म के नाम पर वोट देने वाले। मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर आपको अपने वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता तब तो कृपया करके आप वोट देने मत ही जाना। बिना सोचे समझे दिया गया वोट सिर्फ आप ही नहीं लेकिन आपके पूरे प्रदेश को अगले 5 साल के लिए अंधेरे में ले जा सकता है। और अगर आप इन सब बातों को इग्नोर करने का सोच रहे तब तो आप बहुत ही गंभीर पॉलिटिकल टेक्निक का शिकार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में एक मामूली वोटर का महत्व क्या होता है? इलेक्शन के समय उसे करना क्या चाहिए, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। यहाँ पे किसी को भी नेचुरली क्वेश्चन होना चाहिए कि भला 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में एक सामान्य वोटर क्या ही कर लेगा। पॉलिटिक्स इसे ही बोलते हैं, जहाँ पे जब तक सच को खरोच के बाहर निकाला ना जाए तब तक वो चकाचौंध वाली चांदनी ही लगता है, जिसमें बाहर से सब कुछ बढ़िया लगता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, देश और दुनिया से अच्छे न्यूज आ रहे होते हैं। और इन सब चीजों की वजह से हम लोग भी बस इतना ही बोलते रहे कि देश में सभी चीजें बढ़िया तो चल रही है। और अगर कोई इस बारे में बात छेड़ भी दे तो हमारे अंदर का अंधा देशभक्त चिल्ला चिल्ला के बोलने भी लगता है, तुम्हें भारत के अचीवमेंट के बारे में पता ही क्या। और फिर गिनती शुरू। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। ब्रांड इंडिया का नाम पूरी दुनिया में हो चुका है। अभी अभी तो इंडिया ने इतने बड़े अंदाज में G20 की मेजबानी की थी, या फिर भारत सरकार के UPI का इंटरनेशनल यूज ही देख लीजिए। दुबई, पेरिस, सिंगापुर जैसी जगहों पे उसका यूज हो रहा है। उसके अलावा भारत में आज 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गई। हम तो ये भी कहना नहीं भूलते कि भारत ने हाल ही में चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचा दिया और आदित्य L1 जैसे सन ऑब्जर्वेशन मिशन को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। अभी वन इंडिया गगनयान जैसे ह्यूमन स्पेस मिशन के द्वारा इंसान को स्पेस में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्लीन रोड्स, मुंबई अटल लिंक जैसे हाई स्ट्रेंथ ब्रिज, रेलवे में वंदे भारत जैसी एडवांस और हाईटेक ट्रेन्स, अटल टनल जैसी टनल्स, दिल्ली मुंबई के बाद शायद 20 से भी ज्यादा सिटीज में मेट्रो का प्लानिंग चल रहा है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम तो चल ही रहा है। नेशनल सिक्योरिटी में भी भारत कहाँ पीछे है। उरी जैसे एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को चुप करके बिठा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 को हटा दिया, जिसकी वजह से कश्मीर में भी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी। इवन यूक्रेन से अपने भारत के बच्चों को वॉर से निकाल दिया। उसके अलावा इवन UN ने भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नोट किया कि भारत ने पिछले 15 साल 2005 से 2020 तक लगभग 40 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। अगर ये सब सुन के आपको भी लगता है कि बस वोट देते समय ये बात तो सोचनी होती है, तो आप गलत है और बदकिस्मती से आप सिर्फ आधा सच ही समझ पाए। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी बात में मान भी लेता हूँ, लेकिन ये सब बाय डिफॉल्ट उनको पावर मिला है तो काम करने ही है। लेकिन सिर्फ इन्हीं बातों पर वोट देना चाहिए? एक बार ने आपसे पूछिए कि इन सब गर्व भरी बातों में आपको क्या मिला। अगर आप भी मेरी बात सुन के सोचने लगे कि वोट और अपने फायदे का क्या रिलेशन, ये कहां से आए, तो बस यहीं पे हमें डेमोक्रेसी और वोटिंग को ठीक तरह से समझने की जरूरत है। चलिए दूसरे पहलू से समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन में वोट देते समय हम चुनी हुई सरकार को पावर देते हैं। आप सबको पता है कि भारत का पूरा पॉलिटी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के कहे मुताबिक चलता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली ही लाइन में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत को कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों ने दिया, उनको लिखने वाले भी भारत के लोग ही थे और भारत में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो हम भारत के लोग ही डिसाइड करेंगे, जिसमें हम सिर्फ वोट ही नहीं देते बट हम काफी ज्यादा कुछ पार्लियामेंट को दे देते हैं। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन का पावर, यानी कि हम हमारे यहाँ से चुने हुए इंसान को हमारे पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट भेजते हैं, जहाँ उनका मुख्य काम है लॉ बनाना, जहाँ उन्हें हमारे प्रदेश के लोगों की जरूरत चाहे तकलीफ हो समय समय पर या तो फिर कानून बनते वक्त रखना होता है। दूसरा लॉ बनाने का पावर, हम उन्हें कानून बनाने का पावर देते हैं, जिनके द्वारा पार्लियामेंट में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कानून बना सकते, हम पर भी लागू होगा, यानी कि हमें पसंद आए या ना आए। तीसरा टैक्स लगाने का पावर, यानी कि गवर्नमेंट सिर्फ संसद की परमिशन के बाद ही डिसाइड कर सकती है कि इस चीजों पर कितना टैक्स लगेगा। जैसे कि 2026 में GST लागू करने के लिए पार्लियामेंट में कानून पास किया गया। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपना पैसा देते हैं, जिनसे ये पूरी व्यवस्था चल रही है। आप सबने सुना होगा कि सरकार पब्लिक के पैसों से चलती है। उसी वक्त पे शायद आप में से काफी लोग ये भी बोलेंगे कि हम कहाँ इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन आप गलत है। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भी भरते तब भी सवेरे यूज किए जाने वाले ब्रश से लेके रात को सोते समय यूज होने वाले कंबल को खरीदने तक हमारे द्वारा सरकार को टैक्स दे दिया जाता है। और आप देख भी सकते हैं कि सभी चीजों की प्राइस टैग यानी कि MRP के नीचे छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि आपने जो MRP का पैसा दिया है उसमें से ही आपसे टैक्स का पैसा वसूला जा चुका है। मतलब कि सिर्फ कमाने वाले ही नहीं, इवन पैसा खर्च करने वाले भी सरकार को टैक्स देते हैं। जनरली इन सभी कामों में बाकी के ज्यादातर काम इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को पार्लियामेंट जाके ठीक तरह से करने होते हैं, क्योंकि संविधान में भी पार्ट 4 के आर्टिकल 38 में साफ साफ लिखा है, स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ,
यानी कि संविधान भी कहता है गवर्नमेंट भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करे और कानून बनाते समय वेलफेयर ऑफ पीपल की फिलोसॉफी सबके ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन क्या आपका प्रतिनिधि आपके प्रदेश की बात वहाँ पे रख पाता है? ये भी एक सोचने वाली बात। अगर आपने इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा, आपको पता ही नहीं था, तो बस इसी आधे अधूरे अनजान वोटिंग बिहेवियर का कुछ पॉलिटिकल लीडर्स फायदा उठाते हैं। जहाँ पे जो रियल इश्यूज है, जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए और जिस इश्यू पे रियल में काम होना चाहिए, वो सारी बातें, सारे काम कुछ धर्म की और कुछ देशभक्ति की इमोशनल बातों की चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। और अगर ऐसा ही होता है तो इसके लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेवार? मेरा आंसर होगा गुमराह वोटर, जो अपने वोट की वैल्यू ही नहीं जानते। अगर देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो फिर दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी भारत में इतनी असमानता क्यों है? अगर ऑक्सफाम की इस रिपोर्ट की माने तो भारत की सबसे अमीर 1% लोग इंडिया की 74% यानी कि 3/4 संपत्ति के मालिक। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अमीर लोग की अमीर स्पीड से बढ़ती जा रही, जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। अगर आप भी इन गरीब में से कोई होते तो किसको जाके कहते हैं कि आपको मदद करे? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन भी ज्यादा है। इसमें भारत पूरी दुनिया में 93rd रैंक पे है। सोचिए अगर आपके ऊपर भी करप्शन करने का कंपल्शन डाला गया तो आप क्या करेंगे? लोकपाल मत बोलना, क्योंकि उसने अभी तक ठीक तरह से काम करना शुरू भी नहीं किया। ऑफिसर्स उनको टूथलेस और इनइफेक्टिव बोल के रिजाइन कर देते। क्या पता कहीं जगह पे आपको पता चले भी नहीं, आपके टैक्स में दिए गया पैसा लूटा जा रहा। जैसे कि ADR यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जैसे NGO की अपने रिपोर्ट में नोट किया कि सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की सभी मेंबर्स की संपत्ति मिलाकर साल 2004-05 में करीब 400 करोड़ रुपए, तो साल 2021-22 आते आते करीबन 8,800 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। जिसके यहाँ दो ही मतलब निकलते हैं, या तो हमारे MLAs और MP को ही देश में धंधा करना आता है, और या फिर यहाँ मामला कुछ और ही जो आप लोग समझ सकते हैं। तो इन सब से बस यही सवाल उठता है कि क्या आप श्योर है कि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपके टैक्स में दिए गए पैसों का करप्शन करके अपने निजी फायदे नहीं उठाए? देश में जितना भी काम हुआ है हमें उन पे गर्व, लेकिन चेन्नई जैसे मेगा सिटीज में पीने का पानी एक तरह से नहीं मिलता। दिल्ली जैसे बड़े सिटी में पोल्यूशन परेशान करे हुए, चैन की सांस लेना भी मुश्किल है। मुंबई जैसे सिटी में ट्रैफिक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सोचिए अगर आपके शहर में भी ऐसा कुछ होता है तो आप किसको कंप्लेन करेंगे? इनसे सवाल करेंगे। मनरेगा जैसे गारंटीड वेज वाली स्कीम में लोगों से सरकार द्वारा काम तो लिया जाता है, लेकिन उन्हें समय पे पैसे नहीं मिलते। आपने तो इस इश्यू के बारे में सुना भी नहीं होगा। आप में से कई लोग अपनी कॉर्पोरेट जॉब्स में सैलरी में परेशान होते होंगे। आपको लगता होगा कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन क्या आपके पास कुछ ऑप्शन है कि किसको कंप्लेन करें? भारत में आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिल रही। अगर आप भी उनमें से एक होते तो किसके पास जाके जॉब मांग? भारत में गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत आज बीमार है, बट उनसे भी ज्यादा वहाँ के टीचर्स की पढ़ाने में उनकी हालत कमजोर। प्रथम NGO का ये रिपोर्ट साफ साफ बताता है कि भारत के 14 से 18 की एज के बच्चों में 100 में से 25 बच्चों को अपने फ्यूचर करियर ऑप्शन का नाम भी ठीक तरह से लेना नहीं आता। ये भी नहीं पता कि उसे बोलते क्या। सोचिए अगर आपके आसपास के स्कूल में ऐसा देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे? जरा सोचिए अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि जहाँ पे आपको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा तो आप इसको जाके कंप्लेन करेंगे? क्योंकि अगर कोई भी कानून ढंग की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से बनाया गया होगा तो उसमें न्याय तंत्र का सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। आजकल लैंड एक्विजिशन एक अंडर काफी लोग की जमीन काफी कम दाम में गवर्नमेंट ले लेती है। एक बार गूगल में सर्च तो कीजिए प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन इन इंडिया। आपने सोचा नहीं होगा इतनी जगहों पे प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि उनकी जमीन गवर्नमेंट ने काफी कम दाम में ले ली होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? आप सबको पता है कि कुछ ऐसे ही फार्म लॉस की वजह से पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली की बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करने बैठ गए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपना पूरा काम छोड़कर प्रोटेस्ट पर बैठने के लिए तैयार? अगर यही बातों का लिस्ट बनाया जाए तो वो काफी लंबा हो जाए। इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे ना तो लोगों के पास कुछ ऑप्शंस, ना ही गवर्नमेंट उनकी बातों पर ध्यान देने के लिए तैयार। तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? और इन सब बातों का जवाब है कि कोई भी इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा का हो, स्टेट विधानसभा का या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही क्यों ना, उन सब में अपने वोट को सही तरह से यूज करें। भारत में वोट इलेक्शन काफी मायने रखते, लेकिन तभी मन में सवाल आता है कि वोट के यूज का सही तरीका क्या हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि भारत में इलेक्शन करने ही क्यों। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत की गवर्नमेंट सिस्टम को 3 पार्ट्स में बनाई। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। इसमें से लेजिस्लेचर का काम होता है कि पूरे देश के लिए कानून लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है बनाए गए कानून को ऑफिसर और दूसरी मशीनरी का यूज करके देश में इम्प्लीमेंट करना। और तीसरी जुडिशियरी यानी कि न्याय तंत्र, जो इन दोनों के काम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करता रहता है। यानी कि लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून या फिर एग्जीक्यूटिव का लिया गया कोई एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट तो क्रॉस नहीं कर रहा, उसे देखने का काम है। उदाहरण के तौर पर लेजिस्लेचर यानी कि संसद के द्वारा बनाए गए नेशनल जुडिशियल
अपॉइंटमेंट कमीशन एक और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक कमीशन की रचना करने वाला था, जिसमें जजेस के अपॉइंटमेंट में पॉलिटिकल लीडर्स को भी शामिल किया। और इसी तरह एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए इलेक्शन बॉन्ड स्कीम, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनर का नाम बताए बिना ही पॉलिटिकल फंडिंग लेने की व्यवस्था थी, जिसको भी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर। इसमें पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा आते हैं। और इसी लोकसभा के लिए हम हर 5 साल पूरे होने पे जनरल इलेक्शन के द्वारा हमारे प्रतिनिधि को इलेक्ट करके संसद दिल्ली भेजते हैं। लेकिन उनको भी सोचे समझे बिना ही इलेक्ट करने में किसी का भला नहीं, उल्टा हम सिस्टम को खराब करें। तो फिर क्या करें? किसको वोट दे? कैसे डिसाइड करें कि किसको वोट देना चाहिए? इसीलिए हमारे प्रतिनिधि ऐसा चुने जो पहले तो हमारी बात को सुने समझे, जो हमारी आवाज, परेशानी, तकलीफ और डिमांड्स को जो भी चुनी हुई सरकार हो उन तक पहुंचाने में सक्षम हो, जो हम तक सरकार के सभी लाभ पहुंचाने में हमारी मदद करे और इसके लिए प्रयास करे, तो सरकार के इम्पोर्टेंट डिसीजंस और काम बनते वक्त हमारे प्रदेश की बात रखने की और हमारी चिंता व्यक्त करने की हिम्मत रखे। और अगर देश की भलाई के लिए कोई ऐसा कानून बनाया भी जाए तो हमारे प्रदेश के लिए थोड़ी तकलीफ खड़ी कर सकते, तो जो हमारे बीच आकर हमारे कंफ्यूजन को दूर कर सके। ऐसे कोई प्रतिनिधि को हमें इलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट में हम अपने प्रदेश के लिए भेजते हैं, ना कि उन्हीं खुद की भलाई के लिए। लेकिन इनसे भी बड़ी समस्या तो उन लोगों की वजह से है जो वोट देने जाते ही नहीं। भारत में वोटर टर्नआउट सिर्फ 67% है। वोटिंग के लिए एलिजिबल होने वाले सभी लोग में से 67% ही वोट देने के लिए जाते हैं, जो कि 2019 के इलेक्शन का वोटर टर्नआउट अब तक का इंडिया का हाईएस्ट, लेकिन फिर भी कम ही है, क्योंकि देश में तीसरा भाग वोट देने को जाता ही नहीं। तो उन सभी लोग के लिए मैं सिर्फ जाने माने साइंटिस्ट आइंस्टाइन की ये बात ही कहूंगा, The world is dangerous place not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing। इसका मतलब है कि जो लोग कुछ नहीं करते उनसे सिचुएशन ज्यादा बिगड़ती है। कृपया करके अपना वोट डालें। अगर आपका एसयू है कि इलेक्शन में खड़े हुए कैंडिडेट्स में से कोई भी इंसान आपको पसंद नहीं है, ईवीएम में नोटा यानी कि नॉन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी होता है, और आप नोटा पे वोट देके ये भी रजिस्टर करवा रहे हो कि यहाँ पे खड़े हुए सभी कैंडिडेट में से आपको किसी भी कैंडिडेट को कैलिबर नहीं है, बट आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। यू आर द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इस बात को कुछ इस तरह से समझते हैं। इंडिया के जाने माने नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, जिसमें उन्होंने काफी क्लियर और आसान शब्दों में बताया था कि भारत की डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन में वोट देने तक ही लिमिटेड नहीं है, ना ही वो सिर्फ 75 साल पुरानी है, बल्कि भारत के सालों पुराने ट्रेडिशन में डिबेट, डिस्प्यूट और डिस्कशन यानी कि वाद विवाद और संवाद की बहुत ही बड़ी महत्व रही है। यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी को सिर्फ डेमोक्रेसी की तरह ही ना देखें तो भी भारत में शासन करने वालों से सवाल पूछना हमारे ट्रेडिशन में, क्योंकि अमर्त्य सेन ने अपनी द आर्गुमेंटेटिव इंडियन नाम की बुक में हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आर्गुमेंट्स के साथ काफी सुंदर तरीके से जस्टिफाई करी, यानी कि डेमोक्रेसी के ट्रेड्स हमारे ट्रेडिशन में बहुत पहले से ही है। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे परचेस कर सकते। बुक का अमेजोन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सोच समझ के वोट देने के बाद भी एक सिटीजन का काम खत्म नहीं है, लेकिन अगर आप उसी बात को ठीक तरह से सुनना, समझना और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं फिर एक नए अनोखे और लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के इनसाइट के साथ, बिकॉज वी वांट टू अवेकन और विजडम विद नॉलेज।